सभी को मेरा नमस्कार। आज आंकड़ों के संकलन में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 11वीं पाठ 2 भाग 2 में। क्योंकि भाग 1 जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सबसे पहले प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के जो स्रोत होते हैं और प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन भाग 1 में किया जा चुका है। अब उसके आधार पर इनमें क्या मुख्य अंतर है, अब तक जितना हमने पढ़ा उसके आधार पर है कि प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं वो मौलिक होते हैं। मौलिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं या जिन्हें अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाकर के पहली बार एकत्रित करता है, यानी कि जो उसके मौलिक होते मूल होते हैं, यानी कि ऐसे आंकड़े जो किसी ने पहले से इकट्ठे कर रखे उनकी नकल ना हो। मौलिक को मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक कविता पढ़ते हैं, वो कविता किसी और कवि ने लिख रखी है, तो वो कविता आप अपनी कॉपी में लिखते हो तो वो कविता आपकी मौलिक कविता नहीं है, क्योंकि वो कविता तो किसी और कवि की है। कविता आपकी कौन सी होगी, जैसे मान लीजिए आपने शब्दों का प्रयोग करके खुद के वाक्य बनाए हैं और उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, और 10 या 4 पंक्तियों की आपने खुद की अपनी कविता बनाई है, तो वो आपकी मौलिक कविता कहलाएगी। क्योंकि ये कविता आपने किसी भी कवि की लिखी कविता की नकल नहीं की, नहीं आपने उनके शब्दों को चुराया। तो प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं ये मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े हैं ये मौलिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आर जो है ये फील्ड में जाकर के पहली बार आंकड़े एकत्रित करता है, तो ये तो उसके लिए हो गए प्राथमिक आंकड़े। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि संजय नाम का एक लड़का इस आर के पास जाता है और कहता है कि आप मेरे को वो डाटा दे दो जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं। तो इस व्यक्ति ने पहली बार वो आंकड़े एकत्रित नहीं किए, क्योंकि आर ने पहली बार एकत्रित किए थे। तो आर के लिए तो वो मौलिक है, लेकिन एस अगर उन आंकड़ों को ले लेता है तो एस के लिए वो द्वितीयक आंकड़े होंगे, क्योंकि एस ने खुद ने इकट्ठे नहीं किए, तो इसलिए ये मौलिक नहीं है। तो संक्षेप में एक बार और देखेंगे कि प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो मौलिक होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े हैं वो मौलिक नहीं होते। दूसरा हमारा है कि प्राथमिक आंकड़े जो है वो अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानकर्ता क्या होता है? अनुसंधानकर्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी समस्या के हल को ढूंढने का प्रयास करता है। अनुसंधानकर्ता वो होता है जो किसी समस्या को, जो उसका हल ढूंढने का प्रयास करता हो। अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं कौन से आंकड़े? प्राथमिक आंकड़े। जबकि द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो अन्य व्यक्ति और संस्थाओं के द्वारा एकत्रित किए हुए होते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने पहली बार आंकड़े एकत्रित किए वो प्राथमिक आंकड़े हो गए, लेकिन जब आप यही आंकड़े किसी और को देंगे तो दूसरे के लिए आप वाले आंकड़े जो है वो द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। इसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में अधिक समय, परिश्रम और धन की आवश्यकता होती है। अधिक समय, परिश्रम और धन, और इसलिए इनकी संकलन लागत भी क्या होती है? अधिक होती है। प्राथमिक आंकड़ों की संकलन लागत जो है वो अधिक होती है। इसका एक रीज़न है। मान लीजिए आर एक व्यक्ति है, वो पूरे गांव में हर घर के अंदर जा जा करके वो क्या करेगा? डाटाज इकट्ठे करेगा। तो अब उसे पहले घर पे मान लीजिए उसको 25-30 मिनट लग गए डाटा इकट्ठे करने में, उसके बाद अगले घर में भी 25-30 मिनट लगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक दिन में डाटा इकट्ठे कर पाएगा इस गांव के। तो हो सकता है उसे 5-7 दिन लगे। फिर साथ साथ में उसे क्या है, पेन, कागज़, स्टेशनरी इत्यादि का भी खर्चा उसे लगेगा। यदि गांव
के अंदर जो मकान है वो थोड़ा दूर दूर है, तो हो सकता है उसे अपने खुद के व्हीकल का प्रयोग करना पड़े, उसका भी उससे खर्चा सहन करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, एक तो इसमें धन ज़्यादा लगता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक परिवार के पास उसे व्यक्तिगत रूप में पहुंचना होता है, आमने सामने बैठ करके इसमें आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो इसमें धन अधिक लगता है, समय भी अधिक लगता है, और व्यक्ति को आने जाने से उसको शारीरिक परेशानियां भी होती है, तो इसलिए उसको एक प्रकार से परिश्रम भी बहुत अधिक करना पड़ता है। इसलिए ओवरऑल जो प्राथमिक आंकड़ों की जो संकलन लागत होती है, जो संकलन लागत है वो क्या होती है, अधिक होती है। प्राथमिक आंकड़ों की संकलन लागत क्या होती है, अधिक होती है, जबकि द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, वो सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए इनकी संकलन लागत नहीं होती। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था कि जो आर व्यक्ति है ये पूरे गांव के अंदर गया और सबके पास जा जा करके डाटा लिए। अब इसके पास क्या किया, इसने अपनी कॉपी के अंदर 50 पेज भर लिए और इस 50 पेज में सारा रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पर मान लीजिए एक प्रकार से प्रमोद कुमार जो है ये 10 दिनों के बाद इस आर के पास आता है और इस कॉपी के अंदर जो लिखे हुए डाटाज हैं इनकी फोटोकॉपी करवा लेता है। तो इस पी को क्या आया, कुछ भी ज़्यादा जोर नहीं आया, न इसको अधिक परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी आर के द्वारा इकट्ठे किए हुए थे। तो द्वितीयक आंकड़े जो है आर से उसे आसानी से मिल गए, सरलता से मिल गए, और उसको धन भी अधिक खर्च नहीं करना पड़ा, परिश्रम भी अधिक नहीं लगा। तो एक प्रकार से द्वितीयक आंकड़ों की संकलन लागत जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। द्वितीयक आंकड़ों की संकलन लागत कम, जबकि प्राथमिक आंकड़ों की संकलन लागत अधिक होती है। प्राथमिक आंकड़े अनुसंधानकर्ता के उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। कि इसका कारण क्या है, मान लीजिए एक आर व्यक्ति जो गांव के अंदर सर्वे कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपने गांव के जितने भी परिवार है उनकी वार्षिक आय के बारे में पता करना था, वार्षिक आय के बारे में। तो अब ये जो आर होगा ये केवल वार्षिक आय के बारे में ही इनसे पूछेगा। तो ये जो अब आंकड़े होंगे वो सारे के सारे जो आंकड़े होंगे वो उसकी समस्या को हल करने के लिए ही होंगे। यानी कि ऐसे आंकड़े जो होते हैं जो जिन्हें व्यक्ति स्वयं जाकर के एकत्रित करता है, या प्राथमिक आंकड़े होते हैं, वो उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य होता है आंकड़े इकट्ठे करने का, केवल उससे संबंधित ही हम आंकड़े एकत्रित करेंगे। अतः प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो उद्देश्य के अनुकूल होते हैं और इनमें अधिक संशोधन का मतलब होता है परिवर्तन करना, और इनमें अधिक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि द्वितीयक आंकड़े होते हैं इनका प्रयोग करने से पहले क्या करना पड़ता है, पूरी जांच करनी पड़ती है और इनमें संशोधन करने पड़ते, ज़्यादा संशोधन करना पड़ता है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि आर व्यक्ति ने जब आंकड़े एकत्रित किए थे तो वो वार्षिक आय के लिए थे, और हो सकता है पी प्रमोद जो है वो जो आंकड़े एकत्रित कर रहा है उसका उद्देश्य कुछ हट कर के हो, लेकिन मिलता जुलता है, तो उसको उन आंकड़ों में क्या करना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको ये लिखेंगे कि प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं वो अनुसंधानकर्ता के उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अनुसंधानकर्ता के लिए अनुकूल हो। इसके बाद हमारे आता है प्राथमिक आंकड़ों के प्रयोग में सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान, सतर्कता का मतलब है ध्यान करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, खुद के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। इस कारण से उनके प्रयोग करने में अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं होती, या हम ये कहें कि प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग करते समय गलती होने की संभावना जो है वो कम होती है। जबकि द्वितीयक आंकड़े होते हैं इनके प्रयोग करने में सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये किसी और व्यक्ति के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। क्योंकि मान लीजिए आर व्यक्ति ने पहली बार आंकड़े एकत्रित किए तो उसके लिए तो ये हो गए प्राइमरी डाटा, लेकिन यहाँ पर एस व्यक्ति जो है वो इस व्यक्ति से क्या लेता है, आंकड़े उधारे ले लेता है, तो इसके लिए तो क्या हो गए, ये सेकेंडरी डाटा हो गए।
तो सेकेंडरी एस व्यक्ति के लिए सेकेंडरी जो डाटा होंगे इनका प्रयोग करते समय उसे सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आर ने जब आंकड़े किए थे उसका उद्देश्य कुछ और था, हो सकता है एस का उद्देश्य कुछ और हो। उसे अपने उद्देश्य के अनुकूल आंकड़ों को ढालने के लिए उसमें अधिक संशोधन करने की आवश्यकता होती है, पूरी जांच करने की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारे आज के प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के अंदर मुख्य अंतर था। यदि किसी भी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि और अधिक अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।